किसी शायर की गज़ल। ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। गर्मियों के तपते दिन और दोपहर का वक्त नोएडा से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सड़कें खाली थीं। फिर भी विनायक की कार लगभग लगभग रेंग रही थी। साफ जाहिर हो रहा था वह बेमन से सफ़र पर निकला है। बगल की सीट पे पापा और पीछे मम्मी बैठी थी। सब चुप थे, सिर्फ धीमी आवाज़ में एफएम चल रहा था। अचानक गाना चल पड़ा, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गज़ल। ड्रीम गर्ल। विनय को लगा कि ये एफएम वाले भी उसके हालात पर तंज कस रहे हों जैसे। अरे खाक ड्रीम गर्ल, उसने मन ही मन सोचा। यूके रिटर्न लड़के की ड्रीम गर्ल मेरठ में, व्हाट अ मैचहुड। मन ही मन यह सब सोचते सोचते जब वह थक गया तो उसने चिढ़कर मम्मी से पूछा, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने बेटे की दिल की हालत से अनजान मम्मी, अपनी ही खुशियों में खो हुए मम्मी तपाक से बोली, अजी मेरठ कहाँ दूर रखा है, बस थोड़ी देर का तो रास्ता है। यूं मक्खन जैसी हो रखी हैं सड़कें कि नोएडा से फिसलती कार सीधा मेरठ पहुंच जाती है। अब यह कोई पुराना ज़माना थोड़ी है। तू जब छोटा था कितना कितना टाइम लग जाता था। फिर जैसे अचानक उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई। तब सब कितना अलग था। बस में धक्के खाकर वह मेरठ जाती थी और अब सब कितना बदल गया। यह सड़कें, उनकी ज़िंदगी, सब कुछ। विनय की मम्मी और पापा ने अपनी शादी के शुरुआती साल मेरठ में ही काटे थे, लेकिन फिर काम के सिलसिले में कई सालों से वे लोग नोएडा रहने लगे थे। हालांकि दिल उनका अब मेरठ में बसता था। उस शहर का मोह इतना था कि आप दोनों चाहते थे कि उनकी बहू उसी शहर से आए। वह भी कोई अनजाने घर की नहीं, बल्कि उसके पापा के पुराने दोस्त चौधरी अंकल की बेटी। लेकिन अफसोस, विनय का मन मम्मी पापा के मन रहा नहीं जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि यूके रिटर्न पहुंच जाए, लेकिन नहीं। उसके बड़े भैया की अपनी पसंद से की गई शादी उसके गले की फांस बन गई थी। मम्मी बात बात पर कहती, देख छोटे, बड़े ने जो किया सो किया, और तूने अगर वही हरकत की तो सोच लेना मैं तेरी माँ नहीं समझा। इसके बाद मम्मी यह मोटे मोटे आंसू बहाने लगती थी। बस माँ का रोना भी नहीं देखा जा सकता था, इसलिए चुपचाप आज मेरठ उनके साथ जा रहा था, ताकि वह उनके पसंद की लड़की को अपने लिए पसंद कर सके। भले ही अपने मन से तकरीबन 2 घंटे में उनकी गाड़ी मेरठ के शास्त्री नगर इलाके के एक ऐसे घर के सामने रुकी जो आने वाले दिनों में उसका ससुराल घोषित हो सकता था। जलेबी, प्याज की पकौड़ी, मेरठ की स्पेशल घेवर, नमकीन, तरह तरह के फल, लस्सी और न जाने क्या क्या सामने टेबल पर सजा था। विनय पिछले आधे घंटे से इस नाश्ते से जूझ रहा था। चौधरी अंकल बोले, विनय बेटा, तुमने कचौड़ी के साथ हरी चटनी तो ली ही नहीं। वो हौले से बड़बड़ाया, लड़की देखने आए हैं या यहाँ का नाश्ता करने? हद है, उसका मूड ख़राब होता देख पापा फ़ौरन बोल पड़े, अरे चौधरी साहब, बिटिया कहाँ है, उससे भी तो मिल लें। कुछ पलों बाद कमरे में छम छम छन छन की मिली आवाज़ आनी शुरू हुई। लड़की आ रही थी, भारी साड़ी, भारी गहने, शक्ल और सूरत पर विनय का ध्यान गया ही नहीं। बस नजरें गहने साड़ी पर अटक गई और मूड कुछ और ख़राब हो गया। इसी चीज़ का तो उसे डर था, रस्मों रिवाज से लिपटी कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर बोझ न बन जाए। कहाँ तो उसे मेट्रो सिटी में रहने वाली कोई स्मार्ट वर्किंग गर्ल अपनी लाइफ पार्टनर बनानी थी, और कहाँ मेरठ की साड़ी में लिपटी लड़की। ऊफ, मम्मी पापा ने कहाँ फंसा दिया। वह मन ही मन झुंझला रहा था। तभी कंधे पर पापा का हाथ महसूस हुआ। वह बोले, जाओ बेटा, तुम्हें मीनाक्षी थोड़ा बाहर घुमा लाएगी।
इस पर कमरे में बैठे बाकी लोग, बड़े लोग, हंस हंस के एक दूसरे से कहने लगे, अजी हाँ, ऐसा ही होता है आजकल। अच्छा है, बच्चे आपस में बात कर लेंगे। मीनाक्षी के साथ बाहर निकलते वक्त विनय मन ही मन तैयारी कर रहा था कि वह वहाँ जाकर कैसे मीनाक्षी को ना कहनी। वह अपनी सोच में इतना खोया था कि कब मीनाक्षी के पीछे पीछे गैराज तक आ गया, उसे खबर ही नहीं हुई। अचानक होश तब आया जब मीनाक्षी बोली, चले। विनय ने देखा सामने एक नीली और सिल्वर रंग का एक स्कूटर खड़ा था। साड़ी का पल्लू कमर में खोसे और जूड़ा बनाकर सिर पर हेलमेट पहने मीनाक्षी भी वहीं बगल में खड़ी थी। विनय उसे देखकर ऐसे चौंका जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। कुछ ही मिनटों में स्कूटर हवा से और मीनाक्षी विनय से बातें करते हुए मेरठ की सड़कों पर दौड़ रही थी। सदर बाजार, नया बाजार, गांधी बाग, सेंट जॉन चर्च, मनसा देवी मंदिर, मंसूर दे घेवर की दुकान, हाईवे का रास्ता, एक एक करके मीनाक्षी ने विनय को अपने स्कूटर पर पूरा मेरठ घुमा डाला। वह हर जगह की खासियत विनय को बड़े अच्छे तरीके से बता रही थी। जब छोटे में विनय इसी शहर में रहता था तो यह सब जगह उसने देखी तो थी, लेकिन अब वो उसका काया पलट हो चुका था। कुछ तो बिल्कुल नई सी हो गई। मीनाक्षी सब जगह जगह स्कूटर रोककर उंगली से किसी और इशारा करके उसके जगह के बारे में बताने लगती तो विनय मिरर पर चुपके से उसकी आंखों को देखता, बड़ी बड़ी चमकती हुई भूरी आंखों को देखता। काफ़ी घूम फिर कर वो लोग एक जगह काफ़ी पीने गए। मीनाक्षी ने हेलमेट हटाया तो उसके साथ फंसकर जूड़े के पिन निकल गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। विनय उसके खूबसूरत बालों को देखता रहा। अचानक हुई इस घटना ने कुछ पल के लिए उसे हिप्नोटाइज कर दिया। फिर जाने कैसा ख्याल आया उसके मन में। कौन था? विनय बेटा, शक्ल सूरत पर मत फिसल, या तेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बड़े शहर में बी प्रैक्टिकल, बालों की लंबाई में अटक मत। जिंदगी के बालों से भी ज़्यादा लंबी होती है, उसे कैसे गुजारेगा? इससे पहले कि वह अपना दिल मजबूत करके मीनाक्षी से कुछ कहता, उसने खुद ही कह दिया, आप शादी के लिए इनकार कर देना, मेरे पास शादी के लिए टाइम नहीं है। मतलब? हैरान विनय बस इतना ही बोल पाया। मीनाक्षी उसे समझाते हुए बोली, मैं यहाँ के 2 सरकारी स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। पिछले साल ही गवर्नमेंट एंड में मैंने एक छोटा स्किल्स सेंटर खोला, वह भी काफ़ी अच्छा चल निकला है। फिर मेरी एमफिल की पढ़ाई का लास्ट ईयर है। आई डोंट हैव मच टाइम फॉर शादी एंड ऑल। सही टाइम कैरियर बनाने का भी है। उफ, मीनाक्षी इतनी कैरियर ओरिएंटेड लड़की है। पर उसे तो कुछ और ही लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन मीनाक्षी तो जैसे सोच कर आई थी यहीं से जवाब लेकर जाएगी, तो अपने आप ही मना कर रही है। मीनाक्षी ने फिर से पूछा। वापसी में विनय के अंदाज कुछ बदले बदले थे। उसे अचानक से इस शहर में दिलचस्पी जागने लगी थी, या शायद यह मीनाक्षी में दिलचस्पी पैदा होने का ही नतीजा था। अब वह मीनाक्षी को इस शहर से जुड़ी बचपन की बातें बता रहा था। बात बात पर उससे ने कहा, मुझे मालूम ही नहीं था यह शहर कितना बदल गया है, और यहाँ के लोग भी। दे आर सो प्रोग्रेसिव लाइक यू। इस पर मीनाक्षी मुस्कुरा दी। कुछ 1.5-2 घंटे में जब वह घर पहुँचे तो अंदर जाते हुए विनय ने उसे रोका। वह बोला, अच्छा, अगर शादी की डेट आपकी एमफिल के बाद हो तो चलेगा ना? मीनाक्षी ने आंखें घुमाई और शरारत से कहा, डेट? मैंने तो आपसे पहले ही मना कर दिया था। ज़बरदस्ती शादी करेंगे मुझसे? विनय ने भी जवाब में शरारत से कहा, उसकी ज़रूरत पड़ी तो वह भी कर लूँगा। खिलखिलाकर हंसी दी मीनाक्षी। फिर बोली, एग्ज़ाम जून में है, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद देख लेंगे। इतना कहकर हंसती मुस्कुराती वह तेज़ कदमों से अंदर चली गई। विनय ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस ड्रीम गर्ल को वह बड़े बड़े शहरों में तलाशता रहा वो यहाँ मेरठ में छिपी बैठी होगी।
इस खूबसूरत छोटे से शहर में बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली इस लड़की से मिलते ही पहली बार में उसे प्यार जैसा कुछ हो गया था। मेरठ से वापस नोएडा लौटते वक्त कार चलाते हुए विनय मीनाक्षी की यादों में खोया हुआ था। जिस लड़कियों को देखने जाने से पहले वो इनकार कर रहा था, अब हालात ऐसे थे कि हर हाल में अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। कार में पसरी खामोशी को तोड़ने के लिए वह 2-3 बार हल्के से खांसा और फिर बोला, पापा मैं सोच रहा था कि मीनाक्षी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो दोनों फैमिली मिलकर शादी वादी की डेट भी फिक्स कर देंगे, कैसा रहेगा। पापा ने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी ने इत्मीनान भरी मुस्कुराहट से अपनी हामी भर दी। कार में एम्पी अब बंद था, लेकिन रुक रुक कर खुद विनय गुनगुना रहा था, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।